वेलकम स्टूडेंट। आज जो है हम डिस्कस करेंगे एपिस्टैक्सिस। हम नोज शुरू कर रहे थे तो हम तकरीबन जो है हमारा नोज कंप्लीट हो चुका है, तो उसका जो लास्ट टॉपिक है ये एपिस्टैक्सिस के एपिस्टैक्सिस क्या होता है और किस तरह से जो है कॉमन कॉजेज़ हैं एपिस्टैक्सिस की और क्या क्या साइट्स है ब्लीडिंग की नोज़ से और क्या क्या ब्लड सप्लाई है नोज़ की, हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं ब्लड सप्लाई की बात करूं, ब्लड सप्लाई ऑफ नेज़ल सेप्टम, ठीक है। दो तरह की ब्लड सप्लाई होती है, एक होती है नेज़ल सेप्टम की ब्लड सप्लाई और दूसरी होती है लेटरल वॉल ऑफ नोज़ की, ठीक है। अब हम दोनों देखेंगे कि नेज़ल सेप्टम की ब्लड सप्लाई कौन सी और लेटरल वॉल ऑफ नोज़ की क्या ब्लड सप्लाई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ब्लड सप्लाई ऑफ नेज़ल सेप्टम की, तो इसमें जो है ना सबसे पहले तो है ऊपर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच होती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी एक ब्रांच दे रही होती है और इससे जो है ना दो आर्टरीज आ रही होती हैं, एक होती है पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरी और एक होती है एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी। अब ये जो दो आर्टरीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, एंटीरियर एथमाइडल और पोस्टीरियर एथमाइडल। अब इन्होंने जो है ना नेजल सेप्टम को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई करी होती है वो एंटीरियर एथमाइडल होती है, ये सप्लाई करी होती है। ये जो है ना अपनी ब्रांचेस दे रही होती है और पोस्टीरियर एथमाइडल भी अपनी एक ब्रांच देती है। तुम यूँ समझ लें कि ये नेजल सेप्टम है, ठीक है। तो ये अपनी ब्रांच दे रही होती है, ये भी अपनी ब्रांच दे रही होती है। और नीचे से जो हमने पहले कहा कि इंटरनल कैरोटिड और नीचे से जो है ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, उसकी जो अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो उससे दो ब्रांचेस निकल रही होती हैं, एक होती है मैक्सिलरी आर्टरी और दूसरी होती है फेशियल आर्टरी। अब ठीक है, अब मैक्सिलरी आर्टरी कौन सी अपनी ब्रांच देती है, ये देती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ये ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी जो है ना ये भी जो है अब जो है सेप्टम को सप्लाई कर रही होती है और उसके अलावा जो है ना वो एक और ब्रांच भी देती है, ब्रांच ऑफ स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। ब्रांच ऑफ स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी ये भी अपनी एक ब्रांच दे रही होती है सेप्टम को। अब जो है ना बेटे बात करें हम लिटल्स एरिया की, लिटल्स एरिया क्या होता है। अब ये जो है ना डिफरेंट आर्टरी से मिलके एक एरिया बनता है और उसमें कौन कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व होती है। अब फेशियल आर्टरी की मैं अगर बात करूँ तो ये अपनी आर्टरी जो है ब्रांच देती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी। अब ये जो लेबियल आर्टरी है ये अपनी सेप्टल ब्रांच देती है और ये कहाँ जाती है, लिटल एरिया में। अब अगर मैं बात करूँ तो लिटल्स एरिया में कौन कौन सी आर्टरीज आ रही हैं, सबसे पहले जो लिटल एरिया में आ रही है वो एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी अपनी ब्रांच दे रही है ऊपर से, ठीक है। और नीचे से जो हमने कहा कि फेशियल आर्टरी अपनी कौन सी ब्रांच दे रही है, सेप्टल ब्रांच दे रही है ये। और तीसरा हमने कहा कि जो है मैक्सिलरी आर्टरी अपनी ब्रांच दे रही थी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी दे रही थी, ठीक है, ये सारी। और उसके अलावा जो है ब्रांच ऑफ स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी ये भी जो है मैक्सिलरी आर्टरी से आ रही थी। तो ये सारी जो है ना मिलके बना रही होती है लिटल्स एरिया। अब लिटल्स एरिया क्या होता है और किस तरह से हम इसको देखते हैं, तो मैं बात करूँ तो लिटल्स एरिया कहाँ पे लोकेट होता है, तो ये होता है लिटल्स एरिया एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम पे, जो नाक का सेप्टम का जो एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट होता है ना तो वहाँ पे ये लोकेट होता है। दूसरा होता है एक वुडरफ प्लेक्सिस, ये जो है कहाँ पे होता है, ये पोस्टीरियर एंड पे होता है और कहाँ पे, इन्फीरियर मिएटस पे और लेटरल वॉल ऑफ नोज पे होता है, ठीक है। लेटरल वॉल ऑफ नोज के इन्फीरियर मिएटस के एंड पे पोस्टीरियरली होता है वुडरफ प्लेक्सिस। ये दो तरह के प्लेक्सिस होते हैं नोज की ब्लड सप्लाई में, वुडरफ प्लेक्सिस होता है, दूसरा लिटल्स एरिया होता है। लिटल्स एरिया में मैंने आपको बता दिया ये एनास्टोमोसिस है, बहुत सारी आर्टरीज मिलकर कर रही होती है। कौन कौन सी, एंटीरियर एथमाइडल स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरी, ठीक है। ये चार आर्टरीज मिलके कर रही होती हैं, लिटल्स एरिया बना रही होती है और ये जो है सप्लाई कर रही होती है नोज को। अब हम अगर बात करें तो कि क्या क्या काजेज हो सकती हैं एपिस्टैक्सिस की। एपिस्टैक्सिस की बहुत ज़्यादा काजेज हो सकती हैं। सबसे पहले जो है इसकी लोकल काज हो सकती है। अब लोकल काजेज में क्या क्या काजेज हो सकती हैं, लोकल काज में कोई ट्रॉमा हो सकता है, अगर नाक पे कोई ट्रॉमा हुआ उससे जो ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन हो सकता है, देन फॉरेन बॉडी कोई हो सकती है वो करवा सकती है, डीएनएस करवा सकता है, ठीक है, डेविएटेड नेजल सेप्टम। ये सारी जो है लोकल कॉजेज हो सकती हैं, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी, डीएनएस। और उसके बाद अगर हम दूसरी काज देखें तो नेजोफेरिक्स जो है इसकी उससे भी काजेज हो सकती हैं। उसमें कौन सी, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा हमने कहा था, उसमें मेल आता है, यंग मेल होता है और उसको बहुत ज़्यादा एपिस्टैक्सिस हो रहा होता है, तो जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा ये भी इसके एक काज हो सकता है। उसके बाद कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर है अगर नोज़ का बन रहा है तो वो जो है वो भी काज कर सकता है। एडिनाइटिस हो गया है एक पेशेंट को तो उससे भी जो है ना एपिस्टैक्सिस के काजेज हो सकते हैं। अब जो है अगर हम बात करें लोकल काजेज के अलावा हम जनरल काजेज की इसकी बात करें तो जनरल काजेज में बेटे सबसे पहले जो है वो हो सकता है कि कोई सीवीएस का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई लीवर की डिजीज़ हो सकती है, कोई किडनी डिजीज़ हो सकती है, उसके नतीजे में हो सकता है कोई ड्रग्स हैं वो करवा सकती हैं। उसके अलावा जो है कोई जनरल इन्फेक्शन हो गया बॉडी में तो वो सारी जो है ना इसकी काजेज करवा सकती हैं।
अब हम अगर बात करें तो अब ठीक है, हमने काजेज़ भी देख ली, हमने अब पेशेंट है वो आ गया हमारे पास एपिस्टैक्सिस का, हमने उसकी मैनेजमेंट भी तो करनी है ना, कि अगर नाक से खून लेके आ गया तो हमने अब क्या क्या जो है मैनेजमेंट करनी है। तो सबसे पहले हमने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। अब ब्लीडिंग को हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, सबसे पहले तो हम कॉटराइजेशन करेंगे, ठीक है। अब मैनेजमेंट हम पढ़े हैं तो सबसे पहले जो है कॉटराइजेशन करेंगे कि किसी तरह से उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। दूसरा जो है हम एंटीरियर नेज़ल पैकिंग कर देंगे ताकि जो है ब्लीडिंग फर्दर ना हो। पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग भी इफेक्टिव होती है, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन करेंगे, तो ये भी जो है एपिस्टैक्सिस के केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन। अच्छा, उसके बाद अगर हम जनरल मेजर्स की बात करें तो हमने क्या करवाना है कि पेशेंट को हमने सीधा बिठाना है और उसकी बैक को रेस्ट करवा के हमने तो पहले उसका ब्लड लॉस रिकॉर्ड करना है, और इसके अलावा हमने जो है ना उसको स्पिटिंग करवानी है या इस तरह से कि हमने देखना है कि कितना लॉस हुआ है ब्लड, और हमने रिकॉर्ड करना है। अच्छा, उसके अलावा हमने रीश्योर करवाना है पेशेंट को, हमने उसको माइल्ड सिडेशंस देनी है, और बिठाया, हमने उसकी बैक रेस्ट करवाई, हमने रीश्योर करवाया पेशेंट को। उसके बाद जो है ना हमने उसकी पल्स चेक करनी है, पल्स पे हमने चेक करना है, उसका बीपी चेक करना है, पल्स, बीपी, उसकी रिस्पायरेशन, उसके सारे वाइटल्स जो है ना हमने वो भी मॉनिटर करते रहने हैं साथ साथ। उसके अलावा जो है ना हमने उसका हीमोडायनामिक्स भी मेंटेन करना है पेशेंट का। उसके अलावा हमने उसको क्या देनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है अगर उसको साइनोसाइटिस हो रहा है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, और उसके अलावा हमने उसको ऑक्सीजन भी लगा देनी है साथ साथ कि उसको ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ना हो, और हमने उसको इन्वेस्टिगेट करते रहना है और ट्रीटमेंट देते रहना है। और लोकल और जनरल काजेज़ जो है ना हमने उनको भी ट्रीट करना है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमने वो सारी चीज़ें जो है ना कंट्रोल में रखनी है। तो ये सारी जो है ना हम एपिस्टैक्सिस में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया कि किस तरह से करेंगे, क्या है, और काजेज़ क्या हो सकती हैं एपिस्टैक्सिस की, हमने कंट्रोल किस तरह से कर लिया। अब हमने ये करवाना है कि इन्वेस्टिगेशन हम क्या करवाएंगे। अब पेशेंट है वो आ के एपिस्टैक्सिस का हमने डायग्नोसिस किस तरह से बनाना है कि इधर ये पेशेंट है एपिस्टैक्सिस का। तो इन्वेस्टिगेशंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस में अगर मैं कहूँ तो सीबीसी करवा लेंगे उसका, ठीक है। देन हम जो है प्रोथ्रम पीटीटी प्रोथ्रम्बन टाइम, और इसके अलावा ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये सारे हम देख लेंगे। उसके अलावा जो है हम इलेक्ट्रोलाइट्स देख लेंगे, उसकी जो है लिपिड प्रोफाइल चेक कर लेंगे। ये सारे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। उसके अलावा जो है ना अगर हमने इमेजिंग वाली साइड पे जाना है तो हम एक्सरे भी इफेक्टिव होता है, सीटी स्कैन करवा लेंगे, एमआरआई करवा लेंगे, डॉपलर करवा लेंगे। तो ये सारे जो है ना बेटे इन्वेस्टिगेशंस में आ जाएंगी। अब जो है ना मोस्ट कॉमन काजेज चाइल्ड में क्या हो सकती है एपिस्टैक्सिस की, ट्रॉमा हो सकता है, नोज पिकिंग हो सकती है, फॉरेन बॉडी हो सकती है। अब अगर वो पूछे कि मिडिल एज में क्या क्या काजेज हो सकती हैं तो एंजियोफाइब्रोमा हो सकता है मिडिल एज मेल्स में। और उसके अलावा जो है सेप्टल परफोरेशन भी एक काज हो सकती है। ओल्ड एज की अगर बात करेगा तो वो हाइपरटेंशन हो सकती है, कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है हम डिस्कस कर सकते हैं एपिस्टैक्सिस की काजेज़ में। वैसे मैंने पहले आपको जनरल और लोकल काजेज़ बताई थी, उसके बाद जो है मैंने अब आपको बताई कि चाइल्ड एज में कौन कौन सी हो सकती है, मिडिल एज में कौन कौन सी हो सकती हैं, ओल्ड एज में कौन कौन सी हो सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है हमने वो भी देख लिया कि ट्रीटमेंट हमने किस तरह से करना है, हमने काजेज़ भी देख लिया, हमने लिटल्स एरिया भी डिस्कस किया, हमने वुड रिफ्लेक्सेस भी देखा कि वो कहाँ पे बनता है, और ये सारे आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा एपिस्टैक्सिस। तो एक दो आप बुक से रीड करेंगे तो आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।